नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक की, क्योंकि दिल्ली में हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो समाप्त हो गई है। इस वक्त की इस खबर पर यह बड़ी अपडेट है। बता दें आपको कि बैठक में समापन भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और पीएम ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि सेवा ही पूजा है और इस मीटिंग में आने वाले चुनावों को लेकर के भी खास तौर पर चर्चा की गई। सुबह 11 बजे से यह मीटिंग हो रही थी और अब जाकर के कुछ देर पहले यह मीटिंग खत्म हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया। खास बात यह रही कि ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है उसे योगी आदित्यनाथ ने पेश किया और इस प्रस्ताव में 18 विषयों का जिक्र किया गया था। और अब देखिए, कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, सबसे पहले तो ये आप बता दीजिए कि इस वक्त जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी खत्म हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण की खास बातें क्या थी? मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री के समापन भाषण में सरकार ने जो कोरोना काल में असहज स्थिति में जो काम किए उस पर मुख्य तौर से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने शुरुआत में कहा कि जो स्थिति थी मेडिकल इक्विपमेंट्स की कोरोना के शुरुआत में, वैसी स्थिति में ऐसा लगता ही नहीं था कि देश कोरोना से लड़ पाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से काम किया। जनता का सहयोग मिला, पार्टी का सहयोग मिला, पूरे सिस्टम का सहयोग मिला और काफ़ी बेहतर ढंग से कोरोना से निपटने में कामयाब रहे। उन्होंने जो मूल मंत्र दिया है, मुख्य तौर पर अभी भूपेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ आपको बता दूं। बैठक में पीएम ने कहा है कि सहजता ही जीवन है, यानी नेताओं को सहज रहना चाहिए। मैसेज कहीं ना कहीं आने वाले चुनावी राज्यों के ठीक है कुमार, मैं आ रहा हूं आपके पास और अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन के बाद बीजेपी की पीसी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। और ये उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज केंद्र में जो अपना स्थान और भूमिका पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी अपने प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में इस विश्वास को लेकर के, इस अपनत्व को लेकर के चलना होगा। और 19 महीने के इस कार्यकाल में जो कोविड वाला एक समय गुजरा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में केवल राजनीति नहीं बल्कि सेवा परमो धर्म, पार्टी ने सेवा को अपने काम का आधार बनाया और ये देश के राजनीतिक विषय में एक भारतीय जनता पार्टी का योगदान है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी ने सारी सुविधा होने के बाद भी सेवा के माध्यम से एक महामारी के दौर में लोगों को जोड़ करके रखा जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया।
और इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। और ये पार्टी ने अपने इस पूरे मूवमेंट से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया है। 5 राज्यों के अध्यक्ष के द्वारा और मुख्यमंत्रियों, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो आगामी चुनाव को लेकर के अपना विषय रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन प्रदेशों के नेताओं ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ अपनी सरकार की उपलब्धि और संगठनात्मक कार्यों को रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम सभी जनता के साथ जुड़े हुए विषयों को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आने वाले समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उमंग उत्साह के साथ कार्य में जुटते हुए पार्टी की कार्यपद्धति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। और आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के COP26 को लेकर के, अर्थव्यवस्था में जो सुधार आए हैं उनको लेकर के, और कोविड महामारी में जो भारत ने एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, उन तीनों विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साहित्य के रूप में एक पुस्तक का वितरण भी किया गया। और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें 3 पीढ़ियों से 1950 से लोगों ने जो निस्वार्थ काम किया, ऐसे निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के लिए एक नमो ऐप पे कमल पुष्प करके एक कार्यक्रम को लॉन्च किया है कि ऐसे जो अनाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने आदर्श उदाहरण बनकर या नींव बनकर पार्टी के लिए काम किया है, उनके जीवन परिचय वृत्तांत को नमो ऐप पे लाया जाए, ताकि जिस बुनियाद पे खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल किया, उन सब लोगों को स्मरण किया जाए और पार्टी अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नए मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए, नए राजनीतिक विचारों और संकल्पों में के साथ कार्य करेगी, अपनत्व के साथ जनता के बीच में कार्य करेगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश था। कुछ बोले अमित जी। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। लीज मैथ्यू। आज ये जो कार्यकारिणी पूरी पैंडेमिक के बाद में हुई थी, तो मैंने कहा 5 राज्यों की जो रिपोर्टिंग है उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत भरोसे के साथ विषय रखा गया और पार्टी की रीति नीति और पार्टी का एक लंबे समय तक जुड़ाव, केंद्रीय स्तर पर पार्टी जिस स्थिति में आई है उससे आगे बढ़ने के जो लक्ष्य हैं वो उन्होंने जो कहे मैंने आपके सामने विस्तार से रखे हैं। महुआ जी। अभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया कि पार्टी सभी जगहों पे लड़ रही है। आप पूछिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये विषय कहा गया है। अभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो विषय उतना ही है। जतिन जी। ये सबसे बड़ा काम है कि जो एक लोकतांत्रिक पार्टी एक परंपरा से निकल के आई है, वो अपने परंपरा मूल्यों को बनाते हुए सामान्य जन के विश्वास का सेतु बने, ब्रिज ऑफ फेथ बने, ये सबसे बड़ा संदेश है। शैलेंद्र जी। जैसे सेवा ही संगठन पार्टी ने एक नया विषय दिया है, एक राजनीतिक आयाम में सेवा को जोड़ा है, तो विचार हमारे वही है, लेकिन कार्य पद्धति में जो नए आयाम होते हैं उन नए आयामों को जोड़ा जाए। राकेश जी।
अध्यक्ष स्टेटमेंट में अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास ये बताया है कि विपक्ष के द्वारा एक छोटे स्तर की राजनीति की गई और ऐसे जब महामारी के दौर में जब सबको साथ आना था, अध्यक्ष जी ने पर्याप्त रूप से उस पर कहा है और अध्यक्ष जी का वक्तव्य है। पूरी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो पार्टी के एक लंबे विजन, लक्ष्य और कार्यों के लिए वो करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए। और 5 राज्यों में जो रिपोर्टिंग की गई है उस पर उन्होंने बहुत भरोसा जताया। विनीत, पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। पूछे, आप पूछ रहे थे? तो बीजेपी की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बता रहे हैं भूपेंद्र यादव की आखिर क्या कुछ इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुद्दे थे, क्या कुछ रखा गया, किस तरीके से राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। इस पर और ज्यादा हम डिटेल लेंगे और ज्यादा इसे समझने की भी कोशिश करेंगे। और इस पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी इस वक्त लाइव आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वहीं मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रास बिहारी जी भी जुड़ रहे हैं। रास बिहारी जी, आपका बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। रास बिहारी जी, मैं आपके पास आऊं और इसको जरा समझने और इसको जानने की कोशिश करें, इसका विश्लेषण करें। उससे पहले और हम डिटेल ले लेते हैं। कुमार, आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जेपी नड्डा के लिए भी काफी अहम दिन था और जब समापन भाषण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को अपना मंत्र भी दिया। कुल मिलाकर के जो राजनीतिक प्रस्ताव था उसके कुछ 18 विशेष विषय थे, उसके बारे में अगर आप डिटेल दे पाए। देखिए, बिल्कुल मुख्य तौर पर जो राजनीतिक प्रस्ताव था, आज के राजनीतिक प्रस्ताव थोड़ा बाकी वक्त के प्रस्ताव से अलग था, क्योंकि 18 पॉइंट्स में से ज़्यादातर पॉइंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कोरोना काल में और पिछले 7 साल में किए गए काम काज के तारीफों के पुल बांध रहा था। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ से एक मैंडेट था सरकार के लिए, जो कि खुद उसके मुखिया और मंत्री तमाम वहाँ मौजूद थे कि आप लोग काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, इसी तरह काम को करते रहिए। दूसरा एक मुख्य बात और है जिस पर ध्यान देने योग्य बात है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों, डिप्टी सीएम हो, प्रदेश अध्यक्ष हों या संगठन महामंत्री हों, उन सभी को वीसी के जरिए राज्यों के कार्यालय से जुड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन उनसे पेश करवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बढ़ता हुआ महत्व, जो बीच में कई तरह की खबर आई थी योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय लीडरशिप के बारे में, अनमन की खबरें थी, उन सबको एक तरीके से खत्म करने वाला है और एक कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और बीजेपी के अंदर भी योगी आदित्यनाथ का काफी महत्व बढ़ा है और इसीलिए उन्हें लखनऊ में जब बैठना था वहां बुलाकर, यहां बुलाकर उनसे राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाया गया। तो ये एक बड़ा मैसेज है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव है उससे पहले। जी ठीक है, मैं कुमार आ रहा हूं आपके पास और सीधे जरा मानस का रुख कर लेते हैं। देखिए मानस, कुमार भी उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर रहे हैं। बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो तो वर्चुअली जुड़ रहे थे, लेकिन खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, ये राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया और उनकी महत्ता और महत्व को भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ नजर आया। और खास तौर पर यह भी शायद था कि आने वाले वक्त में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, सबसे ज्यादा फोकस सीधे तौर पर 2024 की वजह से यूपी पर ही है। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों का काम भी यही है कि सियासी तौर पर जो भी कदम उठाए जाते हैं नेताओं की तरफ से या पार्टी की तरफ से, पत्रकार उसका अपना अपना तरीके से विश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह भी है सऊद कि जब अमित शाह लखनऊ आए थे तो उन्होंने खुले मंच से एक बार कहा था कि अगर एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी को सीएम बना दीजिए। यानी वो उसी दिन ये साफ कर गए थे खुले मंच से तमाम बड़े नेताओं के बीच में, वो साफ कर गए थे कि देखिए कोई मतभेद नहीं है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा फिर योगी आदित्यनाथ ही होंगे। उसके बाद पार्टी की तरफ से कुछ जो उनके कंप्यूटर है उनके कुछ रिएक्शंस भी हल्के फुल्के आए, लेकिन बहुत खुल के बात नहीं हो पाई। लेकिन आज जिस तरीके से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसमें न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, बल्कि अमित शाह के बगल में उनका बैठना, उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव को पारित उनके हाथों से पेश करवाना,
और सबसे जो अहम बात है वो ये भी समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान जो अफरा तफरी मची थी तो पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी थी और विपक्ष उस वक्त भी हमलावर था। और आप इस बात को अगर आप देखेंगे पिछले 4-6 महीने से, तो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव या मायावती हो, तमाम जो विपक्षी दल है वो बार बार कोविड महामारी का उदाहरण दे रहे। और खास तौर से अखिलेश यादव बार बार जो उनका हेल्थ सिस्टम था उस जमाने में, चाहे उन्होंने 108 एम्बुलेंस शुरू की हो, चाहे 112 उन्होंने लॉन्च किया, वो तमाम सुविधाओं का जिक्र करते हैं। चाहे कैंसर हॉस्पिटल देने की बात हो, लखनऊ में मेदांता देने की बात हो, ऐसी तमाम जो सुविधाएं थी, जो हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं थी, उनका वो जिक्र करते हैं। ऐसे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोरोना महामारी को लेकर के कोई मुद्दा न बनाया जाए। ऐसा न हो कि फिर से विपक्ष उन तमाम परिवारों की भावनाओं को छेड़े जो जिनके परिवार का कोई व्यक्ति गुजर गया, चाहे ऑक्सीजन के अभाव में, चाहे इलाज के अभाव में, या किसी भी दूसरे तरीके से। तो ये तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है ये बताने की कि किस तरीके से योगी मॉडल कामयाब रहा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंगाल का चुनाव था, उस वक्त एक बहुत बुरा दौर उत्तर प्रदेश ने देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का मैनेजमेंट भी योगी सरकार ने किया वो भी अपने आप में उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और वो काम किया भी गया। वैक्सीन को लेकर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई गई और बहुत युद्ध स्तर पर वैक्सीन लोगों को दी गई। तो ये एक कोशिश हो रही है कि जो कोविड महामारी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जो मुद्दे हैं और कहीं उन मुद्दों को विपक्ष और ज्यादा हवा ना दे दे, तो इसलिए उस पर खास तौर पर फोकस किया भी जा रहा है और उसकी कहीं ना कहीं झलक आज भी देखने को मिली। मैं आऊं सर रासबिहारी जी आपके पास, उससे पहले जरा ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, अगर हम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें, आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे के करीब ये खत्म हो गई, इसका लबोलबाब देखिए, आमतौर पर जब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो 2 या 2.5 दिन पर होता है और उसमें अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग तरीके से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हैं। उसमें आर्थिक प्रस्ताव होता है, सांस्कृतिक प्रस्ताव होता है, लेकिन एक दिन के इस कार्यकारिणी की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित है वो आने वाले वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वो एजेंडा होंगे, वो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोरोना महामारी का जिक्र कर रहे हैं और उसमें पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सरकार, उनकी योजनाओं की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। जो दूसरा मुद्दा था 2024, चूंकि बंगाल में चुनाव नहीं है और बंगाल का बार बार जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया, जेपी नड्डा ने अपने भाषण में जिक्र किया, 18 सीटें लोकसभा में वहां मिली और जिस तरीके से उपचुनाव थे और उपचुनाव में जो खुद नीतीश परमानी की सीट थी दिनहाटा, जहां से गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी सीट भी तकरीबन 1 लाख से ऊपर वोटों से हार गई। तो ये बंगाल बीजेपी को लगता है और ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि बंगाल 2024 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए बंगाल की लड़ाई को अभी भी बात की जा रही है कि उसकी लड़ाई को हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे। तीसरा, यूपी के मुख्यमंत्री को बुलाना यहाँ और एक राजनीतिक मैसेज देना। हालांकि इंडोर ये बैठक थी, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाना एक तरह से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी के महत्वपूर्ण, उनको एक सिंबॉलिक तौर पर रखा गया। और राजनीतिक प्रस्ताव में जो 18 बिंदुओं की चर्चा हुई, उनमें वो तमाम वही बिंदु थे जो आने वाले वक्त में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिपोर्ट कार्ड होंगे। मसलन कि प्रधानमंत्री के साथ जो अंजन योजना थी, कोविड काल में कार्यकर्ताओं, नेताओं के जो सराहनीय काम थे, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों के विश्वास को आप पकड़े और उन्हीं के विश्वास के भरोसे हम यहाँ तक है। तो आने वाले वक्त में भी जो रिपोर्ट कार्ड होंगे या चुनावी एजेंडे होंगे वो आम आदमी के जरिए होंगे। और इसलिए देखिए कि 12 और 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, बनारस जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, कौशाम्बी जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा ब्लूप्रिंट है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने एक तरह से राजनीतिक लकीर खींच दी है और यह स्पष्ट है कि ये राजनीतिक प्रस्ताव सिर्फ बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है, बल्कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिपोर्ट कार्ड है। उन्हीं रिपोर्ट कार्डों के जरिए, इन्हीं मुद्दों के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। प्रचार में, शोर में बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये तमाम उन्हीं मुद्दों को आगे करेंगे। इसलिए जब 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना एजेंडा पेश किया कि बीते 4.5 सालों में उन्होंने क्या काम किया है, तो सब में एक कॉमन चीज थी कि वो अपने रिपोर्ट में कोरोना महामारी का जिक्र कर रहे थे। और इसीलिए देखिए कि यहाँ पे जो तस्वीरें लगाई गई है वो विश्व प्रिय नेता की लगाई गई है। सबसे ज्यादा अगर चर्चा हुई है तो कोरोना काल में सरकार के किए गए कामों का हुआ है, चाहे वैक्सीनेशन का हो या फिर प्रधानमंत्री का जो योजना जो लागू की गई है, मुफ्त में जो योजना दी गई गरीबों को, उसका जिक्र किया गया है। तो एक तरह से एक
राजनीतिक संदेश जरूर है। और इसीलिए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ बंगाल का राजनीतिक जिक्र भी किया गया, क्योंकि बंगाल 2024 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण है। राज बिहारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें पोस्चरिंग क्या करने की जरूरत कोशिश नहीं की गई कि जिस तरीके से कोरोना के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर रहा, उसको किस तरीके से बेहतर मैनेजमेंट के तौर पर दिखाया जा सके कि हमने तो बहुत अच्छी तरीके से काम किया, बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, और योगी आदित्यनाथ को बुलाना, उनसे राजनीतिक प्रस्ताव पास कराना, एक पोस्चरिंग भी की गई है क्या? देखिए, कार्यकारिणी की बैठक में जो संदेश दिए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो जो 5 राज्यों के चुनाव हैं अगले वर्ष, उनकी तैयारी और उनकी रणनीति क्या होगी, जिसके तहत में तय किया गया है कि 10,40,000 पन्ना प्रमुख दिसंबर तक नियुक्त किए जाएंगे। ये पार्टी ने तय किया है। दूसरा है, पार्टी ने अपना विस्तार, जहां पार्टी का भाजपा का विस्तार नहीं है, खासतौर के जो दक्षिण के राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, वहां पर पार्टी कैसे अपना विस्तार करेगी, उसकी रणनीति बनाई गई है। तीसरा है पश्चिम बंगाल का मामला। पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है, उसको लेकर पार्टी ने बड़े पैमाने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी कैसे हो, क्योंकि मामला केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने का ही नहीं है, ये तैयारी 2024 की भी है। अगर खासतौर पे अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव देखें, अगर वहां पर पार्टी का प्रदर्शन जैसा कहा भी जा रहा है और माना भी जा रहा है, लोग दावे भी कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार तो बन सकती है, लेकिन सीटें कम हो सकती हैं। कितनी सीटें कम होंगी, उसकी पार्टी चिंता कर रही है। बात हुई है कि 100 से ज्यादा लोग विधायकों की टिकट इस बार काट दिए जाए। और खास तौर पे जिस तरह का उत्तर प्रदेश में प्रचार हो रहा है, या जो भाजपा के दूसरे खेमे हैं या अलग अलग खेमे हैं, उनमें कहा जा रहा है कि योगी इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। खास तौर पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि चुनाव केवल कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। लेकिन पार्टी ने कार्य समिति की बैठक में ये जता दिया है, और जिस तरह से महंत आदित्यनाथ योगी को महत्व दिया गया है, उससे साफ है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में आएगी। तो इस कार्य समिति के माध्यम से जो तमाम भ्रांतियां, जो प्रचार फैलाए जा रहे हैं, उसको साफ करने की पूरी तरह कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ जो अभियान चलाए गए थे, उसको भी एक तरह से जवाब दिया गया है। और ये साफ साफ बताया गया है कि कोरोना काल में तमाम समस्याओं के बावजूद केंद्र सरकार ने और भाजपा की राज्य सरकार ने जनता के लिए बेहतर काम किया, लोगों को तकलीफें ना हो इसके लिए काम किया, और उनके प्रति एक संदेश। राज बिहारी जी, देखिए जो आप बात कह रहे हैं उसी में ऐड ऑन करना चाह रहा हूं मैं कि जो 18 विषयों का जिक्र किया गया, वो बोल्ड स्टेप की बात जेपी नड्डा करते हैं, कहते हैं कि लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लिया गया। उसके बाद ये भी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर तमाम जो जरूरतमंद लोग थे, उनको जो जरूरी सुविधाएं थी वो मुहैया करा दी गई। किसानों का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी बात उन्होंने कर दी। लेकिन ये वही मुद्दे हैं ना जिन पर विपक्ष घेर रहा है, लगातार उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये जो पोस्चरिंग है, वो पोस्चरिंग, क्योंकि पार्टी अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा रही है और ये लाजमी भी है कि ऐसा ही हो, लेकिन ये क्या वाकई विपक्ष के हमलों का काट है? नहीं, पार्टी तो लगातार कोरोना काल के दौरान भी जो विपक्ष के हमले थे, खास तौर पे अभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े थे, तो पार्टी तो लगातार अपना पक्ष रख ही रही थी। दूसरी बात इसमें यह है कि जिस तरह से राजनीतिक हमले बढ़े हैं, और लेकिन जो विपक्ष की एकजुटता में जो कमी देखी है, उसको लेकर पार्टी का एक पक्ष मानता है कि हमको उतनी चुनौती नहीं है। लेकिन जो जनता का मन है, जो जनता में जो एक भावना बैठाई जा रही थी कि कोरोना काल में खास तौर पे केंद्र सरकार असंवेदनशील बनी रही, तो ये उसको दूर करने की एक बड़ी कोशिश है, और इसका मुझे लगता है असर भी जनता पर दिखाई दिया है। खास तौर पे जिस तरह से विधानसभा लोकसभा उपचुनाव के बाद में अचानक पेट्रोल और डीजल के
वैट में कमी की गई, लोगों को राहत दी गई, तो कहीं ना कहीं सरकार अब ये समझ रही है कि क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये मान रहा था देश में कि केंद्र सरकार है या भाजपा के नेता हैं वो कोई जनता की नहीं सुन रहे हैं, लोगों की राय को नहीं मान तो रहे हैं। इसी में तो सर मैं ये जानना भी चाह रहा था कि क्या जो महंगाई का विषय है वो बहुत प्रमुखता से तो नहीं रखा गया, लेकिन क्या 2022 में या इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बातें हुई, जो मंथन हुआ 2024 में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है क्या? उसको भी देखा जा रहा है क्या? देखिए, महंगाई हमेशा चुनाव में मुद्दा बनती है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने खुद महंगाई को मुद्दा बनाया था। 2019 में कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने बड़ा मुद्दा बनाया। हमने देखा पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी ने भी भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वो कितना असर डाल पाती है ये अभी इसका कोई पैमाना हम तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भाजपा ने 2014 से पहले महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था, उस तरह पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव, महंगाई, तेल, अनाज, सब्जियों के जो बढ़ते भाव हैं, कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी दल हैं, वो उसको लेके इतने बड़े आंदोलन नहीं कर पाए कि सरकार को घेर पाए। सरकार ने जरूर एकदम डीजल पेट्रोल के वैट में कमी करके ये जताया कि हम जनता को राहत देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि जो किसान आंदोलन है उसको हमको फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को खुद अपने दम पर आंदोलन खड़े करने चाहिए थे, लोगों को जोड़ना चाहिए था, उस तरह का माहौल विपक्ष नहीं बना पाया है। तो बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि विपक्ष की चुनौती हमें इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है कि जो जनता है, जनता क्या सोच रही है। इसी कारण सभी नेताओं ने खास तौर पे जो कोरोना काल में जो सरकार का प्रदर्शन था, अच्छा है बुरा है, उसको लेके। ठीक है रासबिहारी जी, मैं आता हूं और कुछ और इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा ऋषिकेश आपके पास चलना चाहेंगे। ऋषिकेश, आज जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक तरीके से हमने देखा कि वर्चुअली भी ये बैठक थी, फिजिकली भी ये बैठक थी, जेपी नड्डा ने जो संबोधन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने तारीफें की हैं, इसको किस तरीके से हम इसका आकलन कर सकते हैं? देखिए, जेपी नड्डा ने जो बात कही कि कोरोना काल में और आने वाले वक्त में चूंकि संगठन भी चुस्त दुरुस्त करना है, इसीलिए दिसंबर तक की रूपरेखा तय कर दी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन उससे भी कहीं आगे जाकर गृह मंत्री अमित शाह का भी आज अभिभाषण काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अभी बीजेपी का उत्कर्ष काल आना बाकी है। जो राइजिंग बीजेपी, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन उत्कर्ष काल आना बाकी है। और उन्होंने दो राज्यों का एग्जाम्पल दिया, आसाम का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, त्रिपुरा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यहाँ बीजेपी बिल्कुल कुछ नहीं थी, बंगाल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे 4 से 77 सीटों पर वो पहुंचे और कैसे 0 से 18 लोकसभा सीटों पर पहुंची। और जेपी नड्डा ने भी जब अपना भाषण दिया तो गृह मंत्री के अभिभाषण को कोट किया कि बिल्कुल गृह मंत्री सही कह रहे हैं और उनके इसी एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो ये एक राजनीतिक बिल्कुल आने वाले वक्त में उद्देश्य छिपा हुआ था, राजनीतिक लकीर खींची जा चुकी थी। इसीलिए आज की कार्यकारिणी की बैठक में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आम आदमी के भरोसे और उनके विश्वास की डोर के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वही राज्य थे जिसमें पिछले, जब आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव थे और उसमें लगातार बीजेपी ने फतह हासिल की। हालांकि संतोषजनक नतीजे नहीं है और ये बार बार शीर्ष नेतृत्व को पता है कि महंगाई एक बड़ा इश्यू है जिसकी चर्चा बार बार कर रहे थे। महंगाई को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया और महंगाई को लेकर यहाँ नहीं बताई गई। ये जरूर कहा गया जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए कि उसमें आर्थिक स्थितियां पटरी पर आई है, लेकिन आर्थिक स्थितियां पटरी पर है, बेरोजगारी का डाटा क्या है, रोजगार का हमने कितना सृजन किया है, ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसकी चर्चा होनी थी और इसके सवाल नहीं दिए गए जवाब। इसीलिए 4 राज्यों के जब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपने लकीरों को खींच रहे थे तो उसमें यह भी सवाल उठना लाजमी था कि 2 राज्य, जिसमें उत्तराखंड में भी महज कुछ महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे, वहां के मुख्यमंत्री क्या
या 2 महीने में अपने विकास का रोड मैप क्या दे रहे होंगे। तो ये बातें बिल्कुल तय है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव कुछ मायने में अलग जरूर है, क्योंकि वहाँ राज्य के स्तर पर चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसीलिए उन्हें आमतौर पर तमाम मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों को वर्चुअल जोड़ना था, लेकिन मुख्यमंत्री को बाकायदा दिल्ली बुलाया गया, फिजिकली अटेंड किया गया, राजनीतिक प्रस्ताव पेश कराए गए हैं, उनसे अभिभाषण करवाया गया है। तो एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है कि वहाँ जो चुनाव होंगे वो राज्य सरकार के कामों पर भी होंगे और केंद्र सरकार के भी कामों पर होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड है, जो एजेंडा होगा राजनीति का आने वाले 5 राज्यों में, वो केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही वोट मांगे जाएंगे। ठीक बात है, ठीक और बात ये है। वही मुद्दे हैं हाँ। जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेरता रहा है, चाहे वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं या फिर अन्य योजना की बात कर रहे हैं या फिर इस दौर में जो बेरोजगारी का आलम था उसकी बात कर रहे हैं। पंजाब का भी देखिए एक जिक्र हुआ था, छोटा सा मैं एक और सूचना दे दूं, पंजाब के बारे में कहा गया, वहां भी 3-4 चीजों को, करतारपुर कॉरिडोर की चर्चा की गई, जो लंगर चलाए जा रहे थे उसमें जीएसटी को मुक्त किया गया, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, ये भी चर्चा की गई। तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है और उसकी भी चर्चा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए लगातार जो है वो नजरें हैं पंजाब, डेफिनेटली वहां पर तो नजर है क्योंकि वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन खास तौर पर जैसा आप भी कह रहे हैं कि यूपी पर फोकस किया गया। और मानस भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं और साफ तौर पर यह दिख रहा है और ये लाजमी भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही राज्यों में चुनाव भी लड़े जाएंगे, लेकिन यूपी में एक सॉफ्ट पोस्चरिंग जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी की जा रही है। भले ही फ्रंट पर मोदी जी रहे, लेकिन साथ साथ योगी आदित्यनाथ को भी एक चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। अगर 8 महीनों में प्रधानमंत्री के अगर आप एक-एक भाषण को सुनेंगे जो भी उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने दिए, चाहे वो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ही क्यों ना हो, वहां पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जम के तारीफ की थी और जिस वक्त उन्होंने भाषण शुरू किया तो योगी के कामकाज की ही सराहना की। देखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते तो निश्चित तौर पर देश सुनता, उत्तर प्रदेश सुनता है। ऐसे वक्त में वो अगर अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक असर, एक मैसेज जाता है कि कामकाज से वो जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है और योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये जनता के बीच मैसेज जाता है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो ये नहीं कह सकते कि कहां पर चूक हुई, कहां पर कमी रहेगी, क्या दूसरे जो आम जनता को दिक्कतें हैं उसका वो जिक्र नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर वो अपनी सरकार उसके कामकाज की तारीफ ही करेंगे। और ऐसे वक्त में जब तमाम कयासों को, तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए तय कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे, अगली बार भी अगर कार्यकाल आएगा तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके ही चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी ये 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक होंगे जो चुनाव कैंपेन में उतरेंगे और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे प्रचार करेंगे। लेकिन देखिए, इसके बाद भी दूसरी चीज आती है कि जब आप 2022 का चुनाव जब आप खत्म हो चुका होगा और मार्च के आसपास सरकार बन चुकी होगी, विपक्ष तब भी हमलावर होगा क्योंकि उसके बाद 2024 है, यानी आपको सिर्फ 1 साल का बीच में वक्त मिलेगा, वो है 2023। और पूर्वांचल में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, हमने पिछली बार भी देखा, जब आपको याद होगा जब इससे पहले जब उपचुनाव हुए थे, जब समाजवादी पार्टी और एलडी का गठबंधन हुआ था, जो लोकसभा गुजरा उससे पहले वाले चुनाव में आप देखिए वहां पर पूर्वांचल में तमाम सीटें बीजेपी हार गई थी। केशव प्रसाद मौर्य जिस संसदीय क्षेत्र से आते थे वो हार गए थे, गोरखपुर में सीट हार गए थे, तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए थे। तो पूर्वांचल, चूंकि वहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, लिहाजा पूर्वांचल पे खास तौर से फोकस किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्वांचल से चुनाव लड़ते हैं, तो बहुत अहम हो जाता है पूर्वांचल। अभी अगले हफ्ते जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों से ही करवाया जाएगा। तो बहुत सारे बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को फोकस है। लेकिन 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ 2022 नहीं है, उसका लक्ष्य 2024 है। बिल्कुल ठीक बात आप ये कह रहे हैं। और रासबिहारी जी, देखिए ये बात मनमुटाव की बहुत सी आई थी, ये भी बात हो रही थी कि शायद मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, लेकिन अब जो मौजूदा वक्त में पहले के मुताबिक अब जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें तो यही है ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न सिर्फ महत्व बढ़ा है बल्कि कद भी पार्टी के अंदर बढ़ा है, और आने वाले वक्त में इसीलिए एकदम मुखरता के साथ योगी आदित्यनाथ को भी फ्रंट पर रखा जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो योगी जी जो है वो ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो एक जननेता बने हैं,
लेकिन जिस तरह से संगठन पर उनका सक्रिय होना चाहिए था, संगठन में जिस तरह से उनका प्रभाव होना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं बन पाया है। किसी कारण शायद कार्यकारिणी की बैठक में योगी को आगे किया गया है। लेकिन इसमें देखिए एक बात और भी है जो बार बार निकल के आ रही है कि भाजपा में जिस तरह से बाहर के अन्य दलों के लोग आए हैं, तो पार्टी में चिंता भी बढ़ी है कि भाई अन्य दलों के लोग, जैसे बंगाल का मामला वो बार बार उठाया जा रहा है कि खास तौर पे जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को लाए या बंगाल में शुभेंदु को विधायक दल का विपक्ष का नेता बनाया। तो पार्टी में कहीं ना कहीं यह भी चिंता है कि जो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, जो किसी कारण से अब पार्टी की मुख्य धारा में नहीं है, पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं है, लेकिन उनको कैसे सम्मान दिया जाए, तो पार्टी की ये भी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और शायद यही वजह है रासबिहारी जी की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना समापन संबोधन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपना पूरा फोकस कार्यकर्ताओं पर किया और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि सेवा की बात की, उन्होंने सहजता की बात की कि सभी नेता जो हैं वो सहज रहें। शायद वो इस बात को समझ भी रहे हैं और इसीलिए वो एक मंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं सीधे अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए इसमें खालिद एक खास बात ये और है कि प्रधानमंत्री खुद अपने स्तर पर पुराने नेताओं को अक्सर फोन करते रहते हैं जी। कुछ लोग ट्वीट करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में जानकारी आ जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरह जान, लेकिन लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री का फोन आया, कोई बुजुर्ग नेता उनके जन्मदिन पर उन्होंने शुभकामनाएं दी, या उनको पता चलता है कि कोई घर में गंभीर रूप से बीमार है तो वो हालचाल ले लेते हैं। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं रोजाना किसी ना किसी नेता को फोन करके जानकारी लेते रहते हैं, जिस कारण वो कार्यकर्ताओं का एक उत्साह बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री तो बार बार यही एक बिल्कुल संदेश देते रहते हैं कि आप बिल्कुल निचले स्तर पर कार्य करिए, ज्यादा हवाबाजी मत दिखाइए, जमीन पर रह के कार्य करिए। इसी कारण इस बार कार्यकारिणी में विधानसभा चुनावों से पहले ही दिसंबर महीने में पन्ना प्रमुख। ठीक है रासबिहारी जी, ठीक है। और शायद इसीलिए देखिए सीधे कार्यकर्ताओं पर भी फोकस किया गया और यह कहा गया, उनको समझाने की कोशिश की गई कि आप दरअसल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। रासबिहारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऋषिकेश और कुमार गौरव और मानस श्रीवास्तव, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।